हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों इस वक्त हम नागपुर में हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी, बहुजन समाज के अंबेडकरवादी लोग हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन में लगातार इनका भूमिका था। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सभी को सप्रेम जय भीम। मैं राकेश धारगावे दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति से बिलोंग करता हूँ। और अब महाबोधि मुक्ति आंदोलन में आपकी क्या भूमिका है? 12 फरवरी 2025 को आकाश लामा जी ने बिहार के बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का एक आंदोलन शुरू किया था। उसके तहत मुझे 7-8 दिन के बाद हमारी मित्र जो नागपुर में एक एक्टिविस्ट है, आंदोलन वार्ता चैनल चलाते हैं, राकेश गजबी, इन्होंने मुझे फोन किया। उनका मुझे कहना था कि राकेश आप तो नागपुर में बहुत एक्टिव होते हो, जो दीक्षा भूमि का आपने मुद्दा उठाया था, आज महाबोधि महाविहार का भी मुद्दा एक चल रहा है, उसके लिए हमारे भिक्षुगण बोध गया में उपोषण के लिए बैठे हैं, पर वहां की सरकार उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, तो आप इस आंदोलन को नागपुर में उठाइए। वो भी कोई संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने संगठन को से बात किया होगा, बट वो संगठन ने उनकी बात न मानी नहीं होगी, तो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की। मैंने भी इस विषय पे विचार किया था और इस विषय पे विचार करने के बाद मैंने दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति के लेटर हेड के ऊपर सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में 23 फरवरी को नागपुर में एक धरना प्रदर्शन होगा करके एक घोषणा की थी। उस वक्त तक महाबोधि महाविहार कैसा है ये मेरे जहन में भी नहीं था। मैं आज तक ना बोध गया था, ना महाबोधि महाविहार एक कैसा है ये मुझे भी नहीं पता था, और इसके पहले नागपुर में इस विषय पे कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था। ऑनलाइन पता भी नहीं था कि महाबोधि महाविहार क्या चीज होती है, महाबोधि महाविहार क्या चीज है और किसके हाथों में, ब्राह्मणों के हाथ में, ये चीज नहीं। जब मुझे राकेश गजबी ने फोन किया था, फिर उसके बाद मुझे इस विषय पे कुछ रहा, मैंने भी गूगल पे सर्च किया, फिर कुछ आंदोलन की डिटेल्स ली तब, और महाबोधि महाविहार एग्जैक्ट कैसा होता है उसका फोटो भी मैंने ऑनलाइन सर्च करके, जो पहला नागपुर में जो बैनर बना होगा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का, वो भी मैंने ऑनलाइन सर्च करके, और बाय डिफॉल्ट अगर आप हमारा पहला बैनर देखोगे तो उसमें भंते विनाचार्य उस पोस्टर में भी दिखेंगे, एक बैनर लेके हुए नहीं क्या, तो वो हमने ऑनलाइन गूगल से सर्च करके, यानी जो आंदोलन वहां चल रहा था 10 दिनों के बाद, तो वहां पर बनाया था। तो आपका ये संपर्क भंते विनाचार्य जी से कैसे हुआ? भंते विनाचार्य जी का संपर्क तो हमारा बहुत बाद में हुआ, 1 महीने के बाद हुआ। सबसे पहले हमने यह आंदोलन जो नागपुर में शुरू किया था, तो 23 फरवरी को नागपुर के संविधान चौक में यह आंदोलन की शुरुआत की थी। मैं भी दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति के से बिलोंग करता हूँ, तो उस वक्त मुझे भी इतना इस आंदोलन के बारे में उतनी मालूमात नहीं थी। तो उसके तहत मैंने सबसे पहले भारतीय बौद्ध महासभा के इंजीनियर पद्माकर गणवीर, इनसे कांटेक्ट किया कि मैंने उनको कहा कि मैंने एक 23 तारीख के आंदोलन की भूमिका रखी है संविधान चौक में, और आप भी मुझे इस विषय पे आप समर्थन कीजिए। तो उन्होंने भी इसमें हामी बनी। फिर मैंने दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय बौद्ध महासभा इनके संयुक्त आयोजन में संविधान चौक में 23 फरवरी को एक आंदोलन है, इसकी जाहिरात दी। साथ ही साथ इसके बैनर बनाए, पैम्पलेट्स तो उस वक्त हमने बनाए नहीं, और मैंने पुलिस परमिशन लेते हुए पुलिस को यही बताया कि हम 20-25 लोग ये आंदोलन करेंगे। कुछ दिनों के बाद मैं फिर व्हाट्सएप पे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त करना है, ऐसा मैसेज लोगों को स्प्रेड किया। आपने घर घर इन बात को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का शुरुआत कर दिया था, और ये आंदोलन आग की तरह फैल गया नागपुर में पूरा। हाँ, नागपुर में तो नागपुर के लोगों को उतना पता ही नहीं था बीटी एक्ट 1949 क्या है, ये भी हमें भी उस वक्त पता नहीं था कि 1949 बीटी एक्ट 1949 में 4 ब्राह्मण है, 4 बुद्धिस्ट है, और वो एक वहां का जो
कलेक्टर है वो वहाँ का मेन रहेगा, वो भी ब्राह्मण होना चाहिए। ये चीजें हमें बाद में पता चली, शुरुआत में हमें ये चीजें पता नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो हमने जब ये 23 फरवरी को नागपुर में आंदोलन किया, उसके बाद जैसे जैसे हमने लोगों का उत्साह देखा, खुद के मन से लोग वहां पर, जो मैंने 25 लोगों का सोचा था, वहां पर 250 से 300 लोग एक ही दिन 12-1 बजे वहां पर नागपुर में संविधान चौक में हाजिर हो गए। अच्छा। उसके बाद मुझे लगा कि ये आंदोलन लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। ये महाबोधि महाविहार का आंदोलन कोई आकाश लामा जी ने लिया हुआ इसीलिए नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। तो आस्था का विषय है, इसलिए मैंने सबसे पहले दूसरा आंदोलन, उसी के बाद 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर हॉलीडे होता है। महाशिवरात्रि के दिन मैंने यहाँ पर हॉलीडे होता है, तो उस वक्त मैंने तथागत बुद्ध विहार हिरवी नगर में एक सिर्फ मैंने उनको एक दरखास्त की, और उन्होंने मेरे कहने के ऊपर कुछ भी विलंब ना करते हुए वो आंदोलन उनके विहार में लिया। पूरा खर्चा वो बौद्ध विहार ने किया, तथागत बुद्ध विहार ने किया, वहां की कमेटी ने किया। उसका ऑर्गेनाइज जो भी है, पेंडॉल से लेके, माइक से लेके खर्चा, चेयर से लेके जो खर्चा है, वो बुद्ध विहार ने किया। वहां पर भी उस आंदोलन में उस वक्त 400 से 500 लोग आए थे। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब इस आंदोलन के बारे में जानकारी हुआ, तो उससे पहले क्या आपको आकाश लामा के बारे में जानकारी थी? आकाश लामा कौन है? हमें आकाश लामा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, और इसके पहले भी उन्होंने 2-3 साल पहले कोई आंदोलन किया, उसके बारे में भी कोई डिटेल्स नहीं थी। अच्छा। पर इतना, लेकिन वो कहते हैं कि हम नागपुर, दिल्ली, मुंबई जा प्रचार किए हैं, आज इतना बड़ा आंदोलन तब हुआ है। नहीं, हमें नागपुर में कभी और भी सुनाई पड़ा है? इसके पहले आकाश लामा नागपुर में आए, कोई और आया, इसके बारे में किसी को भी मालूमियत नहीं थी। ये जो आंदोलन की बात थी कि बिहार में एक आंदोलन चल रहा है, क्योंकि आप अगर 2-3 साल से बिहार में एक आंदोलन चल रहा है, और उसमें हमने ये बात की कि ये महाबोधि महाटेम्पल ये ब्राह्मणों के हाथ में, और उसमें हमने कुछ भंते विनाचार्य की वीडियोस देखे। उसके बाद जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता रहा, तो वहां से भंते विनाचार्य की अलग अलग फुटेजेस वहां पर वायरल हो रहे थे, जहां पर भंते विनाचार्य हमें बता रहे कि 5 पांडवों की मूर्ति है वहां पर जोर जबरदस्ती से लोग मुंडन वगैरह जो है ये वहां पर किया जा रहा है। मतलब कि आकाश लामा को आप 3 साल से वो प्रचार कर रहे थे, नहीं जान पाए, लेकिन भंते विनाचार्य को 3 महीने में ही आप उनको जान गए कि भंते विनाचार्य क्या है, और वहाँ महाबोधि मुक्ति आंदोलन के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हमारे साथ, क्या अम्बेडकरवादियों के साथ गुमराह हो रहा है, ये सारी चीजें आपने 3 महीने के अंदर जान गए। हाँ, कहने मतलब यही है ना? हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि नागपुर से यही आंदोलन 12 साल पहले भंते सुरेश ससाई जी ने चलाया था, पर वो बात मेरे ध्यान में अभी तक आई नहीं थी। हाँ, पर जैसे जैसे मेरे, और कभी मैं जिंदगी में बोध गया भी गया नहीं था। ये मेरा पहला अवसर था, जो 12 तारीख 12 लाख लोग, ये मेरा पहला अवसर था जब मैं बोध गया में गया। बोध गया जाने के बाद वहां का जो माहौल भी देखा, तो पहली बार ही देखा। तो ये जो आंदोलन जो खड़ा हुआ था, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये भंते सुरेश ससाई ने नागपुर से किया था। उसके बाद मीडिया में ही बात चली, लोगों ने बताया हमें कुछ कि यह आंदोलन 12 साल पहले ऐसा चला था। वहां पर चलने के बाद भंते सुरेश ससाई जी ने वो कुछ दिनों के बाद ये हुआ, भंते सुरेश ससाई को वहां पर एक डिपार्टमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो बोलते हैं कि अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष वहां पर नियुक्त किया गया था। ऐसी बातें वगैरह चल रही थी, उसके बारे में तो हमें पूरा उतना डिटेल्स उस वक्त तक पता ही नहीं था। सर, ये मैं जानना चाहता हूं कि इस आंदोलन को आकाश लामा तो 3 साल चला रहे थे, कोई जान नहीं पाया, लेकिन भंते विनाचार्य को आपने 3 महीने में जान लिया। और इस आंदोलन में आपका भूमिका क्या था? जब आपने आंदोलन को नागपुर में पूरे घर घर पहुंचा दिए, तो आपका भूमिका वहां पर भी पहुंचे थे कि नहीं? जब दोमुहान जहां आंदोलन चल रहा था वहां पर थे? ये आंदोलन में हमारी भूमिका ये थी कि जैसे हमने पहला टप्पा 23 फरवरी को लिया, 25 फरवरी को तथागत बुद्ध विहार में लिया, तीसरा हमने नागपुर के सेंट्रल एवेन्यू पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक है, वहां पर हमने तीसरा आंदोलन किया। उस वक्त
मेरे को जो आंदोलन में जो हमारे फुटेजेस आते थे वहां पर आंदोलन में आकाश लामा दिखते थे, वहां पर उसी आंदोलन में बैठे विलास खराज जी दिखते थे, वहां पर बैठे बनते विनाचार्य जी दिखते थे। ये 3 चेहरे हमारे को ऑनलाइन वीडियोस में फुटेज में उस वक्त जो 10 दिन के पीरियड में जो हमारे को फुटेजेस दिखी थी उसमें एक विलास खराज जी दिखते थे, एक आकाश लामा जी दिखते थे और एक बनते विनाचार्य, क्योंकि इन तीनों की बाइट्स वीडियोस वगैरह वायरल होती थी। तो उस वक्त मुझे लगा कि आंदोलन हमें और गति देना चाहिए। तो उस वक्त मैंने विलास खराज जी को फोन किया था, उनका कांटेक्ट नंबर मैंने लिखे कि ये आंदोलन के बारे में हमें और कुछ जानकारी चाहिए और ये आंदोलन कैसा करना है। तो मैंने ये आंदोलन लोगों तक पहुंचाने के लिए विलास खराज जी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक में जो 2 मार्च को एक आंदोलन हुआ था वहां पर विशेष उपस्थिति करके वहां पर इनवाइट किया था। मेरे कहने के ऊपर विलास खराज जी वहां पर आए 2 तारीख को। उसके बाद उन्होंने हमें एक्चुअल जो आंदोलन है वहां पर क्या क्या होता है, महाबोधि महाविहार में क्या क्या होता है, क्या ये होता है, ये क्यों ब्राह्मणों के हाथ में, कैसा क्या होता है, इस बारे में उन्होंने मुझे डिटेल जानकारी दी। मुझे भी लगा कि आंदोलन अभी जन आंदोलन होना चाहिए, इसीलिए हमने उसी वक्त जैसे 2 मार्च को नागपुर में आए उसी वक्त हमने 6 अप्रैल का नागपुर में यहाँ पर एक बड़ी जनसभा लेने का विचार किया। उस वक्त हमने कोई भी गेस्ट फिक्स नहीं किया था। उसके बाद हमने बात की आकाश लामा जी से, उनको प्रमुख उपस्थिति के लिए बुलाया था। बनते विनाचार्य हमारे लिस्ट में उस वक्त तक नहीं थे हमारे, क्योंकि वो आंदोलन के जो मेन थे, आंदोलन किनके नेतृत्व में चल रहा था, आकाश लामा जी। तो आकाश लामा जी को हम प्रमुख उपस्थिति में बुलाना चाहते थे। भीमराव अंबेडकर जी से उसी वक्त हमने 3 तारीख को ही हमने बात की ली थी। उस वक्त पद्माकर गणवीर भी थे वहां पर कि भीमराव जी अंबेडकर, हमें एक महाबोधि महाविहार का एक आंदोलन बिहार में चलना चाहिए और महाराष्ट्र में से वहां पर उनको समर्थन मिलना चाहिए, उसके लिए हम एक बड़ी रैली ले रहे। उस वक्त भीमराव जी अंबेडकर जी ने ही हमें उस वक्त उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो आने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद हमने फिर और गेस्ट के बारे में ये किया, और हमारे में उस वक्त मेन गेस्ट थे आकाश लामा जी थे, भीमराव जी अंबेडकर जी थे, विलास खराज भी उसमें अध्यक्षता वो कार्यक्रम की, क्योंकि वो उस आंदोलन से जुड़े थे, तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमने विलास खराज को दी थी। फिर उसके बाद बनते विनाचार्य का भी चेहरा था, तो हम उनको अतिथि के रूप में वहां पर लिए थे, अतिथि पहली बार। हाँ, और हमारे कार्यक्रम के प्रमुख उपस्थिति में कौन थे, आकाश लामा। और वो आए थे कि नहीं आकाश लामा, पर यहाँ से नागपुर के लोगों ने जो खेल करना शुरू किया, जो आंदोलन नागपुर में दीक्षा भूमि बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जब शुरू हुआ, वहां से लोगों को एक लोगों को वो आंदोलन पता चला। उसके बाद बुद्धिस्ट इंडिया फोरम, ये नाम 3-4 बैनर कार्यक्रम होने के बाद द बुद्धिस्ट इंडिया फोरम का नाम ये सामने लेना शुरू किया भारतीय बौद्ध महासभा ने, इंजीनियर पद्माकर गणवीर ने। उसके पहले मुझे कभी भी नहीं बोला, 3 जब मेरे आंदोलन हुए थे वहां पर कभी कि द बुद्धिस्ट इंडिया फोरम का नाम हमें इस बैनर पे छपाना चाहिए या कुछ, बट जब उनको लगा और कुछ अलग उनकी मंशा होगी तो उन्होंने भीमराव जी अंबेडकर को नहीं आने दिया। यहाँ की नागपुर की भारतीय बौद्ध महासभा में किसने भीमराव अंबेडकर को नहीं आने, भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्यों ने भीमराव जी अंबेडकर को यहाँ पर आने को नहीं दिया। अच्छा, ये मैं सीधा बोल सकता हूँ, क्योंकि 6 तारीख का जो कार्यक्रम था, भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं इस कार्यक्रम को उन्होंने अपनी वाली कंफर्मेशन दिया था कि वो आने वाले हैं, वहां पर उन्हें वो नहीं आए। उसके बाद आकाश लामा जी और बनते आकाश लामा जी भी हमारे मेन ही थे। आकाश लामा जी ने फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, ये कोई और एक दूसरा बैनर खड़ा होगा, यहाँ पर कोई और लोग खड़े हो रहे, उनको लगा कि विलास खराज का नाम सामने आ रहा है, विलास खराज यहाँ पर हीरो बनेगा, तो उन्होंने आना मना किया। बनते विनाचार्य जी थे, बनते विनाचार्य जी वहां पर आ गए। अच्छा, बनते जी को बुला लिए। हाँ, वो आ गए। हाँ, आकाश लामा नहीं आए, आकाश लामा नहीं आए। वहां पर अपने बिहार के जो बिहार की विधानसभा में जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, दास सर भी आए थे, साथ से साथ एडवोकेट जो हमारे थे अपने
महमूद प्राचा जी, हमने उनको इनवाइट किया, वो भी बराबर प्रॉपरली आ गए उस आंदोलन में। तो हमारा और वहां पर भीम आर्मी के हमने भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी, इनको भी वहां पर प्रमुख उपस्थिति के लिए वहां पर बुलाया था। अच्छा, प्रमुख उपस्थिति के लिए उनको प्रॉपरली न्योता दिया गया। उनके जो रहते ना असिस्टेंट, उनसे प्रॉपरली बात हो गई थी, हर चीज वहां पर हो गई थी। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी नहीं आ पाए। बाकी जो हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमारे पॉम्पलेट में जो छपा था, उस हिसाब से सभी बराबर गेस्ट वहां पर आए थे। उसी में कुछ हमें चेंजेस भीमराव जी आंबेडकर जी को हमें पता था कि हमने लास्ट एंड तक उनको बात की। टिकट के वक्त भी हमने आधार कार्ड वगैरह जब डिमांड की, तो हमें कुछ मीटिंग वगैरह का, यानी उन्होंने मैं नहीं आ रहा हूं ऐसा कभी डिनाई नहीं किया, वो चल रहा था। बट हमें लग रहा था कि यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा हमारे साथ कुछ खेल कर रही है, द बुद्धिस्ट इंडिया फोरम यहाँ पर कुछ खेल कर रही है, तो वहां पर हुआ था। अच्छा, द बुद्धिस्ट फोरम में खेल कर रहे थे? हाँ, यहाँ पर कर ही रही थी, क्योंकि और वही बिनाचार साथ में हुआ था। और विनाचार्य उस वक्त हीरो नहीं थे। जब नागपुर में भंते विनाचार्य आए, नागपुर में आने के बाद जो सभा में, क्योंकि नागपुर में इतनी भी सभाएं होती है, बेजनबाग ग्राउंड में अभी तक जो सभा हुई है, पिछले 15 साल में जो रिकॉर्ड ब्रेक भीड़ वहां पर जमा इकट्ठा हो गई थी, वो 15 साल में कोई भी राजनीतिक पार्टी ने वहां पर उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं की जो महाबोधि महाविहार के लिए लोग थे। वहां पर लोग आकाश लामा के लिए नहीं थे, भंते विनाचार्य के लिए नहीं थे, वो सब लोग जो जिज्ञासा से आए थे महाबोधि महाविहार के लिए जुड़े थे। महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए थे। अच्छा, खास ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए थे। और साथ ही साथ इसमें ये था, और जो ये कार्यक्रम जो समय में चल रहा था 6 से 10, अगर आप एक भीड़, आप वीडियो फुटेज देखिए वो 6 से 10 का, एक पब्लिक वहां से ना कहीं गई थी। क्योंकि आप नागपुर का माहौल जब भी देखोगे, कोई भी प्रोग्राम होता है 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद महिलाएं वहां से निकल जाती है, क्योंकि उनको खाना बनाना होता है, घर की जो उनकी दिनचर्या होती है उसमें निकल जाती है। बट उस कार्यक्रम में मैंने रात के 10 बजे तक, जिंदगी में पहली बार इतना इतिहास में जो भी मैंने देखा है, मेरी लाइफ में देखा है, तो 10 बजे तक कोई भी पब्लिक नहीं हटी थी, क्योंकि सभी लोगों की आस्था महाबोधि महाविहार के साथ जुड़ी थी। अच्छा, तो आपने इस आंदोलन को इतनी गति दी, यहां से यहां तक पहुंचाया कहाँ, और लेकिन आप आंदोलन में वहां पर गए हुए थे, भंते जी के साथ भी थे, तो आपने जो आंदोलन में देखा कि 2 फाड़ हुआ है, इसका रीजन क्या है? हम नागपुर से 10 तारीख को यहाँ से निकले थे। 10 मार्च को, 10 मई को आंदोलन के लिए बोधगया के लिए निकले। अच्छा, भंते विनाचार्य ने 12 तारीख 12 लाख लोग, उसको सारी जनता ने दिल से जान लिया था। पर कुछ घटनाएं 10 तारीख आने के पहले ही घट गया। 9 तारीख को भी कुछ हो गया, उसके पहले 3-4 तारीख 5 तारीख को भी आकाश लामा जी का सुलेखा कुंभारे के साथ किरण रिजिजू से मिलना, ये लोगों के मन में खटक गया कि आकाश लामा को अगर किरण रिजिजू से मिलने जाना था, तो सुलेखा कुंभारे का वहां पर क्या रोल था? सुलेखा कुंभारे ना अभी की कोई मिनिस्टर है, ना कुछ है, ना ये जो 90 दिन से पहले आंदोलन चल रहा था, ना उसमें उनका कुछ एफर्ट्स था। तो आकाश लामा जी का सुलेखा कुंभारे के साथ वहां पर जाना, सबसे पहले नागपुर के लोगों को यही चिन्हित हुआ कि ये आंदोलन आकाश लामा ने कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनेजमेंट हो चुका है। मतलब 5 मई को आपको जब सुलेखा कुंभारे और आकाश लामा किरण रिजिजू से मिलने के लिए गए, और जो उनकी बाइट जो मीडिया में रिलीज हुई, तो उसी वक्त ये आंदोलन कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है, लोगों को पता चल गया था। अच्छा, और भंते विनाचार्य का 12 तारीख 12 लाख लोगों का जो कार्यक्रम था, ये विफल करने की पूरा प्रयास शुरू हो गया था। क्योंकि सुलेखा कुंभारे भी बीजेपी से मिली थी, वो नहीं चाहती थी कि 12 तारीख 12 लाख का लोग अगर इकट्ठा वहां पर जाएंगे, एक बहुत बड़ा मॉब दिखेगा, एक बड़ी जनसभा होगी। क्योंकि भंते विनाचार्य ने वैसा नियोजन भी किया था, वहां पर 12 तारीख 12 लाख लोग, एक बड़ी जनसभा होगी करके हमें भी बताया था नागपुर के लोगों को कि आप उस हिसाब से आइए। वहां पर अगर उतना मॉब दिख जाता था
और हमारा 13 तारीख को भी और एक प्लान था कि हमें पटना जाना है। अगर 12 तारीख को नीतीश कुमार वगैरह आते तो उनका घेराव करना था हमें। अगर 13 तारीख को नहीं था तो हमें पटना में जाके विधानसभा का या नीतीश कुमार के घर का घेराव करना था। और ये चीजें ना हो इसलिए 9 तारीख को सबसे पहले आकाश लामा जी ने वहां पर युद्ध का ये देखिए आंदोलन स्थगित और सस्पेंड, ये दो चीजें वहां पर बोली, सस्पेंड और एक पोस्टपोन, ये दो शब्दों का उपयोग किया वहां पर। उसके बाद फिर बनते विनाचार्य मीडिया के सामने आए कि मेरी जान भी चली जाए पर मैं ये आंदोलन सस्पेंड नहीं होने जाऊंगा, स्थगित नहीं होने दूंगा। 9 तारीख का ये वाक्य है। 10 तारीख को आप देखोगे रात के 12 बजे, यानी 9 तारीख जैसी खत्म होती तो 10 तारीख शुरू हो जाती है, रात 12-1 बजे आकाश लामा को लगता है कि ये आंदोलन बनते विनाचार्य के चेहरे पे हो रहा है। आज लोग बनते विनाचार्य को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे, सुनने को आ रहे और उनके कहने के ऊपर आएंगे। तो ये आंदोलन, क्योंकि उनका ना कुछ तो वहां पर मैनेजमेंट हो गया था। जब वो सुलेखा कुंभारे के साथ किरण रिजिजू से मुलाकात करके आए, वो डायरेक्टली उस वक्त ये भी नहीं बोल सकते कि कार्यक्रम स्थगित, क्योंकि 12 तारीख 12 लाख लोग, ये ऑलरेडी कार्यक्रम फिक्स था। तो इसका मतलब भीड़ ज्यादा आएगी तो बात 12 लाख आएंगे। अगर 12 लाख मोबाइल आएगी तो 12 लाख मोबाइलों में से 100-200 तो दिखाएंगे, 12 करोड़ 100-200 करोड़ तक ये बात पहुंचेगी और वो अपने घर तक भी पहुंचाएंगे बात को। तो ये सोचे कि शायद हो सकता है कि अगर आंदोलन को स्थगित करेंगे या आकाश विनाचार्य के खिलाफ बोलेंगे तभी हम फंस जाएंगे। समाज ने हमें जितना प्यार दिया उतना ही हमें जूते भी दे सकती है। तो उनको लगा कि क्योंकि उनका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वहां पर सुलेखा कुमारी की मीटिंग के साथ हुआ था, उसके बाद उनका जो एडजस्टमेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को प्रोग्राम सस्पेंड और पोस्टपोन की गई थी। फिर भी विनाचार्य आके वहां पर कहते कि ये कार्यक्रम किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होगा, लोग आ रहे, हम भी वहां पर जाने वाले ही थे। 10 तारीख की यानी मिडनाइट को वहां पर एक प्लान बनाते हैं। आप आज मैंने जो वीडियो देखा उसमें तो जगजाहिर हो गया कि वो प्लान आकाश लामा ने खुद फिक्स किया था। आकाश लामा खुद वहां पर FIR लिखवाते हैं जालना के भंते जी से। अच्छा, भंते जी विनाचार्य के खिलाफ है? भंते विनाचार्य के खिलाफ कि विनाचार्य को रोकना है तो इसको जेल में भेजना जरूरी है। विनाचार्य को जेल में भेजना जरूरी है। इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने वहां पर भंते प्रज्ञाशील, भंते सुशील पाल और एक जालना के भंते हैं, उनका मैं नाम एग्जैक्ट बोल नहीं सकता हूँ, बट जालना के भंते, इन तीनों से आकाश लामा वही धरना स्थल पर रात को 12 से 1 बजे एक FIR लिखवाते हैं। FIR में क्या लिखवाते हैं कि भंते विनाचार्य ने रात में आके इनको मेरा पेंडॉल का कार्य, यानी मेरा जो बड़ा कार्यक्रम होना था तो उसकी पेंडॉल की परमिशन क्यों रोकी गई, उसके लिए झगड़ा किया। साथ ही साथ उसमें वो FIR में ये भी मेंशन है कि नागपुर के सुनील सारीपुत्र, एक पाटिल करके है और एक बिहार के बक्सर के एक व्यक्ति है, ये 3 लोगों ने सुशील पाल को कहा कि भंते विनाचार्य उत्तर प्रदेश से कुछ पैसा लेके आए, नागपुर से महाराष्ट्र से पैसा लेके आए, छत्तीसगढ़ से पैसा लेके आए। ये चीजें किसने बताई? नागपुर के सुनील सारीपुत्र, एक पाटिल करके है महाराष्ट्र के, उन्होंने बताई, और एक बक्सर के कुछ सिंह करके है एक व्यक्ति। ये 3 लोगों ने उनके ऊपर पास शिकायत की। आज मेरा ये कहना है कि जो दान दिया था भंते विनाचार्य को, भंते विनाचार्य को दान दिया था आंदोलन करने के लिए। नागपुर की 6 तारीख की सभा में भंते विनाचार्य क्या कहते हैं? 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ आओ बोध गया मुक्त करने के लिए। 13 तारीख का प्लान भंते विनाचार्य के पास रेडी था। और ये लोग जो चंदे की बात कर रहे हैं, भंते विनाचार्य का अगर आप देखोगे 12 मई के पहले ही 4-5 मई को वहां पर पेंडॉल का काम शुरू हो गया था। जो लोग वहां पर आने वाले थे उनके खाने की व्यवस्था का भी नियोजन भंते विनाचार्य ने करना शुरू कर दिया था। तो ये लोग चंदे की भी बात करेंगे तो भंते जी विनाचार्य जी को जो चंदा मिला था, क्योंकि आकाश लामा तो वो कार्यक्रम के विरोध में थे, तो वो तो अपने पास के पैसे कुछ भंते विनाचार्य को देने वाले नहीं थे। आकाश विनाचार्य के पास जो चंदा आने वाला था वो पेंडॉल में खर्च होने वाला था। जो 12 तारीख 12 लाख लोग जो आने वाले थे उनके
उनके लिए खर्चा होने वाला था, जो खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। हम जब नागपुर से आने वाले थे वहां पर भंते जी हमें बार बार फोन कर रहे थे, आप आ रहे हो, आपकी रहने की व्यवस्था। हमने सीधा सीधा भंते जी को कहा कि हमारी रहने की व्यवस्था है, हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये आंदोलन को यशस्वी कीजिए। और 12 तारीख 12 लाख लोग, पर इन्होंने 12 तारीख को वो भी कार्यक्रम नहीं होने दिया। जब धरना भंते जी ने वहां से एक महावंदना का नियोजन किया था सवेरे 7 बजे 8 बजे कहां पर करेंगे? महाबोधि महाविहार के मेन गेट के सामने, बीटीएमसी के सामने एक महावंदना का आयोजन किया था। ये लोग बोलते सुनील सारीपुत्र कि वहां पर क्या उन्होंने ये लगाए थे, बाउंसर लगाए थे, बाउंसर। आज सुनील सारीपुत्र खुद एफआईआर करवाता है, एफआईआर में उनका नाम है, सुनील सारीपुत्र का 10 तारीख की जो एफआईआर हुई है, जो समता सैनिक दल का मेन अपने को हेड बताते हैं, वो उनका एफआईआर में नाम है। वो खुद एफआईआर जो लिखी है उसमें उनका नाम है। वो क्या, जब वहां पर महावंदना होगी, वो सुरक्षा देने के लिए अपने समता सैनिक दल के लोग वहां पर भेजने वाले थे, क्योंकि वो तो खुद बनते विनाचार्य के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं, तो वो तो अपनी सिक्योरिटी भेजेंगे नहीं, तो उसके लिए उनको प्राइवेट सिक्योरिटी लेना ही पड़ेगा बनते विनाचार्य को, क्योंकि वहां पर महावंदना जो करनी थी बीटीएमसी गेट के सामने करनी थी, वहां पर कुछ ना कुछ गलत ना हो, उसके लिए उनको प्राइवेट सिक्योरिटी लेना जरूरी था, चाहे वो बाउंसर बोलो। क्योंकि आकाश लामन ने और बिहार सरकार ने ये आंदोलन कैसे भी खंडित हो, इसकी पूरा नियोजन करके रखा था। आप एफआईआर देखिए, पढ़ के देखिए, 10 बार पढ़ के देखिए। सुनील सारीपुत्र नागपुर से एक उसमें एक विक्टिम है कि उसने भंते विनाचार्य के खिलाफ एफआईआर करने के लिए सुशील कुमार को अपना नाम दिया था। और वो खुद कुछ एसएसडी का, जो वहां पर एसएसडी के लोग भी वहां पर थे, जो ब्लू ड्रेस में थे, वो सुनील सारीपुत्र के थे। जो बनते विनाचार्य के पहले ही काम कर रहा है, तो वो सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे वो रैली को, तो प्राइवेट सिक्योरिटी तो लेना पड़ेगा ही ना वहां पर। जो आज लोग बोल रहे हैं वहां पर कि बाउंसर थे, क्यों बनते विनाचार्य को बाउंसर के साथ जाना पड़ा? क्योंकि हमारी समाज के कुछ लोग वहां पर, हमारी आंदोलन को दबोचना चाहते थे। उनकी कुछ 5-6 तारीख को वहां पर सीटिंग होती है, सुलेखा कुंभार के साथ जाते हैं, 10 तारीख को एफआईआर करते हैं, एफआईआर में सुनील सारीपुत्र का नाम है, तो उसके बाद यही होगा ना, तो हमें प्राइवेट लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम धरना स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर एक सभा का जो कार्यक्रम का समापन करना था, वो करना देना भी चाहिए वहां पर, वो करने नहीं दिया उन्होंने। वहां पर माइक देने के लिए क्या दिक्कत थी? एक 10 मिनट का कार्यक्रम हुआ होता, वहां पर भानु प्रताप सिंह जी थे, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह चौधरी जी थे, वो अपना 2 मिनट का भाषण करते थे, बनते विनाचार्य करते थे, बनते राहुल करते थे, वहां पर कार्यक्रम खत्म होता था। पर उनको वो भी नहीं करना देना था, क्योंकि किसी भी तहत 12 तारीख 12 लाख ये लोग का कार्यक्रम फेल करने की पूरी जो साजिश रची थी, उसकी परिभाषा जब सुलेखा कुंभार के साथ गए थे, दूसरा 10 तारीख को एफआईआर करना था, और उसके बाद भी ये नहीं हुआ। 13 तारीख को एक मीटिंग रखी थी, वहां पर आपको भी पता होगा, मीडिया के वो जहां पर मीटिंग रखी थी, वहां पर भी बनते विनाचार्य को उन्होंने बुलाया। सिक्किम मॉल में बनते विनाचार्य को नहीं बुलाया था। हम तो ये आंदोलन जोड़ने के लिए थे। हम भंते जी को पत्रकारों ने बुलाया था, भंते जी को स्वयं पत्रकारों को भी वहां पर मीटिंग हॉल के बाहर रखा था। भंते जी को भी नहीं बुलाया था, ना पत्रकारों को वहां पर बुलाया था। पत्रकारों ने भंते जी को बुलाया, पत्रकारों में भी नहीं बुलाया। मैं बता रहा हूँ आपको वहां की सही हकीकत, क्योंकि हम 12 तारीख को वहां पर थे। 12 तारीख का जो माहौल हुआ, वहां से बनते विनाचार्य चले गए। हम वहां से जो बनते विनाचार्य जी का जो वहां पर बनते जी लोगों को रहने के लिए त्रिरत्न बौद्ध विहार करके एक वहां पर स्थल है, टंडन चौक या कोई एक लोकेशन है, त्रिरत्न बौद्ध विहार, वहां पर हम जहां पर गए थे, तो वहां पर लोगों की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था, हर चीज थी। वहां पर हमने डिसाइड किया कि आंदोलन बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आज लाखों लोग आए हैं एक भावना से कि आंदोलन करें। बहुत से लोगों ने लाखों रुपए भी लेके आए थे, पैसा भी लेके आए थे, ऐसा नहीं है। मेरे बस के लोगों ने
वहां पर पैसा देना भी चाहा। वहां पर पैसा जब वहां पर दान देने की बात आई थी ना पिंडौल में, तो वहां पर क्या कहा गया मालूम है आपको? वहां पर कहा गया भंते विनाचार्य जो ऋषि काटने नहीं गया, भंते विनाचार्य यहाँ से 60 लाख रुपए लेके भाग गए। वो यहाँ पर काम नहीं, यहाँ पर रह नहीं रहे थे, ऐसे लोगों को बताया गया वहां पर। अच्छा 60 लाख ने 7 लाख 60 लाख, अच्छा 60 लाख लोग रुपए लेके भाग गए। अच्छा करोड़ों भी आरोप लगाते हैं, तो क्या आप इसके बारे में, अगर भंते बिना 60 लाख लेके गए तो इसका मतलब 4, 5, 10 करोड़ तो आकाश लामा भी तो लिया होगा। ये आंदोलन, आप आकाश लामा ने 10 करोड़ या 20 करोड़ भी मांगे, हम 20 करोड़ भी देंगे। ये सच्ची भावना से लड़ना जरूरी है। सच्ची भावना क्या थी? आंदोलन स्थगित नहीं करना था, सुलेखा कुंभारे के साथ नहीं चाहिए था। जनता पैसा तुम्हारे को 10 क्या 50 क्या 100 करोड़ भी दे देंगी। भारत की बुद्धिस्ट जनता इतना है कि महाबोधि महावीर जिनके ऊपर अभी भी अत्याचार हुआ है, हो रहा है, सब परेशान है। उनको आप लोगों को लग रहा होगा कि भारतीय बौद्ध समाज अलग अलग है। भारतीय बौद्ध समाज में कोई भी बिखराव नहीं है, सबसे लफंगे यहाँ पर है तो इनके नेतागण है। चाहे पॉलिटिकल हो, कोई आंदोलन करता हो, या जो भी आगे बढ़ के जो नेता निकलते हैं, ये लफंगे। जनता कभी भी यहाँ पर विभाजित नहीं हुई है। जहां पर भी जनता को लगता है कि एक नेतृत्व अगर अच्छा निकलेगा तो हम 100% बताएंगे कि हमारा विजय 100% है। यहाँ पर दिक्कत है हमारे नेतृत्व की। जनता अलग नहीं है, जनता समाज के साथ है। आप 1000 रुपए मांगोगे, लाखों रुपए देने के लिए जनता तैयार है। सर ये सारे सवालों का जवाब हमें मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भंते जी का सुनवाई था कोर्ट के अंदर, और क्या भंते जी को आज वो भी टल गया है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? भंते जी का जो आज सुनवाई टला है, इसमें 2 बात विशेष है। आज भंते जी जेल में है, तो 13 तारीख को जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के ऊपर हुई थी, तो उस हिसाब से वो जेल में थे, बराबर है। उसकी चार्जशीट वगैरह आज जमा होनी थी। जब आज भंते जी का तारीख था, उसके एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन क्या बोलता है कि भंते जी के ऊपर और भी केसेस है। तो और भी कौन सी केसेस है? ये लगाई गई है भंते जी के ऊपर। अच्छा चीवरधारी एक चीवरधारी के ऊपर कर रहा है, तो इस जनता का विश्वास इसमें टूट गया। अभी तो मैं भंते जी को चीवरधारी भी, क्योंकि नागपुर में ऐसा माहौल बना दिया है, तो उनको भंते जी मत बोलो, शामनेर बोलो। तो मैं तो इतना ही शब्द कहूंगा कि एक चीवर पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर एक भंते जी ने एफआईआर की। एक चीवर पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर भंते जी ने एफआईआर की। उस एफआईआर का जरिया लेके जो आज की एफआईआर जो खारिज हुई है, वो मेन रीजन है। जो 10 तारीख को आकाश लामा ने खुद के सामने बैठ के जो एफआईआर सुशील कुमार से लिखवा के ली, वहां पर भंते प्रज्ञाशील थे, वहां पर जालना के भंते जी से एफआईआर लिखाई गई। अच्छा आकाश लामा बैठ के एफआईआर लिखवाए? ये आकाश लामा ने बैठ के एफआईआर वहां पर लिखाई है पेंडौल में। वहां पर आकाश लामा ने खुद लिखी है, वहां पर उसकी वाइफ भी वहां पर थी। अब और वहां पर वो एफआईआर लिखने के बाद वहां की गलतियां कौन निकालता है एफआईआर की? वहां पर पुलिस की वैन जीप भी वहां पर आती है, पुलिस की जीप भी वहां पर एफआईआर की गलतियां निकालती है, और एफआईआर की गलतियां निकालने के बाद वो एफआईआर करेक्शन करके कि कैसे भंते विनाचार्य फंसे, इसकी पूरी तैयारी, पूरी जिम्मेदारी से तैयारी की थी। उसके बाद वो एफआईआर जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो आरोप उतने ये नहीं रहते कि उनको अरेस्ट हो या उनको 15-20 दिन की सजा हो। पर 13 तारीख को जो वाकया होता है, हम लोग जहां पर हमारे लोगों के ऊपर मारपीट होती है। अच्छा मैं मारपीट पे आता हूँ। आपने मारपीट पे आप कह दिया, ध्यान आ गया, और एफआईआर से तो 12 लाख भंते जी ने लोगों से कहा था कि 12 तारीख 12 लाख लोग आएंगे। तो आकाश लामा को पता चल गया था कि 12 तारीख 12 लाख नहीं आएंगे, 2-4 लाख भी आएंगे, उत्पात जरूर मचेगा।
क्योंकि अंबेडकरवाद और मनुवाद आमने सामने आते हैं तो कुछ कुछ ना उत्पात हो ही जाता है। जाने अनजाने में आरएसएस घुस के उत्पात मचा ही देता है और उसके बाद हमारे लोगों को फंसाया जाता है। तो आकाश लामा को शायद मुझे आपकी बातों से पता चला कि आकाश लामा ने इससे पहले तैयारी कर लिए थे कि कोई भी पहले सब रिपोर्ट डाल देंगे, कोई भी गलतियां आएगी आज सीधा बिना जायर को पकड़ के लेके जाएंगे। मिला जुला के ऐसे ही हो रहा है ना। इसका सबसे अच्छा एविडेंस ये है कि महाराष्ट्र के लोग वहां पर बसेस जहां पर वहां पर लेके जा रहे थे, तो वहां पर जाने के बाद पेंडोल स्थल के ऊपर कोई जय भीम का नारा नहीं लगाएगा, बाबा साहब आम्बेडकर की जय हो, ये नारे नहीं लगाएंगे। इसके स्ट्रिक्ट इंटीमेशन आकाश लामा ने वहां दिए थे कि कोई भी जय भीम नहीं किया, ये नारा नहीं लगाएगा। तो वहां पर यानी वो नारे लगाने के लिए भी बंदी आकाश लामा ने धरना स्थल पे लगाई थी। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जब 13 तारीख का जो वाकया हुआ था उसका मैं मेन एविडेंस हूँ। मेरे सामने भंते विनाचार्य को, हम होटल फ्राइड में थे उस वक्त। होटल फ्राइड में हम जब रहने के बाद भंते विनाचार्य को फोन आता है धरना स्थल से कि मंदिर से कि बोधगया टेम्पल से कि वहां पर कुछ लोग हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वहां से फोन आ रहा है, हमारे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो फोन आने के बाद हम जा रहे हैं वहां पर। कुछ फोन तो उनको भी आना चाहिए, आकाश लामा को। क्या समाज के नहीं है धरना स्थल, क्योंकि एक कार्यक्रम जो किया था आकाश लामा और भंते विनाचार्य, 2 लोगों के नेतृत्व में हो रहा है वहां पर। तो कुछ फोन वहां पर भी आना चाहिए आकाश लामा, क्योंकि आकाश लामा का भी नंबर होना चाहिए। आकाश लामा की भी जिम्मेदारी वहां पर बनती थी कि वहां पर महाबोधि टेम्पल के साथ अगर कुछ लोगों के साथ बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है, तो उस जगह पे जाने की जरूरत आकाश लामा की भी थी। उन्हें वो जरूरत नहीं समझी क्योंकि ऑलरेडी वो मैनेज हो चुके थे ना। बट भंते विनाचार्य किसी से मैनेज नहीं हुए थे। उनका एक ही ये था, बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार टेम्पल रद्द होना चाहिए। बराबर है। तो उस हिसाब से वो जैसे ही फोन आया कुछ कार्यकर्ताओं का, तो वहां पर महाबोधि टेम्पल के पास आए। वहां पर आने के बाद उन्होंने वहां के जो एसएचओ थे उनको एक ही बात की कि बीटीएमसी के लोगों को वहां पर आप एफआईआर दर्ज करवाइए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ मारपीट की, भंते जी के साथ मारपीट की। उनका एक ही कहना था, अगर आप विनाचार्य जी ने कहा भंते लामा से नहीं, भंते विनाचार्य ने जो पुलिस अधिकारी था, जब हम वहां पर बोध गया के टेम्पल के पास गए थे, तो टेम्पल के पास जाने के बाद भंते विनाचार्य ने एसएचओ से बार बार ये की कि हमारे कुछ लोगों से मारपीट हुई है, आप उनसे उनकी एफआईआर लीजिए या फिर हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। तो हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आके आपके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो वहां पर पुलिस प्रशासन ने हमारे को प्रोटेक्शन नहीं दिया था। अच्छा, अगर वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन मिला होता तो हमें धरना स्थल पे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सी महिलाएं थी और वहां पर जय श्री राम के नारे लगना शुरू हो गए थे। अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया होता तो हम वहां पर एफआईआर भी उसी वक्त दर्ज कर लिए होते। हमें पुलिस प्रोटेक्शन वहां पर बिहार पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया और वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। वहां पे गुंडे लोग वहां पर एकदम 5 मिनट में जो बीटीएमसी के जो कुछ गुंडे लोग हैं, वहां के शॉपकीपर जो गुंडे लोग हैं, वहां पर इकट्ठा हो गए। वो इकट्ठा होने के बाद और आजू बाजू के लोगों को बोल के वहां पर इकट्ठा करवाए। इसलिए हमने यही समझा भंते विनाचार्य ने कि हमें अभी धरना स्थल के ऊपर जाना चाहिए, आकाश लामा से ये बात करना चाहिए कि हमारे कुछ महिलाओं के ऊपर, क्योंकि आकाश लामा ये आंदोलन के मुख्य है ना, आंदोलन के मुख्य है। तो हमारे को लग रहा था कि आकाश लामा हमारे साथ कुछ प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे हमारे को। तो हम धरना स्थल पे गए, वहां पर आकाश लामा बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, भंते विनाचार्य बैठे हैं, तीनों में बात हो रही है। वहां पर बार बार लाइट भी जाना शुरू थी, आपने देखा होगा वीडियो फुटेज में, हमारे पास भी वीडियोस है। आकाश लामा हमें क्या कहते हैं, भंते विनाचार्य मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग नहीं क्या पुलिस वाले हमारा धरना खत्म करना चाहते हैं।
और हमारे को भी एक नोटिस भी आई है। ऐसी बातें कौन आकाश लामा कहते हैं। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप थोड़ा पिंडौल के पीछे चले जाइए। ऐसा आकाश लामा ने ये 2 बातों की, अगर आप आगे पीछे और किसी के पास तो वीडियो फुटेज भी होगा 100%, आकाश लामा को अपने सच्ची बात बोलने को बोले कि आकाश लामा ने ये बात नहीं की कि ये लोग धरना सस्पेंड करना चाहते हैं, आप पिंडौल के पीछे जाइए। पिंडौल के पीछे क्या रीजन था? ये आकाश लामा ने भेजा और लाइट जा रही थी, बराबर लाइट जा रही थी। आकाश लामा ने, तो भी भंते विनाचार्य ने उस वक्त एक बात बोली उनको, देखिए लामा जी, हम वहां पर, हमारे को कुछ वहां पर फोन आए, इसीलिए हम वहां पर गए। हमारे कुछ महिलाओं के ऊपर बीटीएमसी के कर्मचारी ने मारपीट की, आप एफआईआर लिखवाइए। ये बात भंते विनाचार्य ने आकाश लामा के साथ की। और आकाश लामा कुछ और कह रहे हैं। आकाश लामा कह रहे हैं कि पिंडौल के पीछे चल जाओ, और ये कह रहे हैं कि दरखास्त लिखवाओ। तो उन्होंने यही कहा ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने हमारे को पिंडौल के पीछे, फिर भंते विनाचार्य के साथ मैं भी पिंडौल के पीछे गया। फिर उसके बाद आकाश लामा का ये आता है कि आप बंदे जी आप अपने होटल पे चले जाइए। जैसे बंदे जी होटल में चले गए तो बंदे होटल चले गए, हम लोग वहीं पे थे। हम वहां पर रहने के बाद वहां का वाक्य और ज्यादा बिगड़ गया। वहां पर क्या हो रहा था, पुलिस, इन्होंने पूरा, आकाश लामा ने पुलिस को एक्टिव कर दिया, वहां के गुंडों को एक्टिव कर दिया। पुलिस हम सब लोगों को हमारे आइडेंटिटी कार्ड पूछ रही थी ताकि एफआईआर में एक लोगों को फंसाया जाए। हम अगर हमारे आधार कार्ड देते थे, वहां पर मेरे को पूछा गया कि आपका आइडेंटिटी कार्ड दो, आधार कार्ड दो। मैं बोला मेरा आइडेंटिटी कार्ड मैंने कैरी नहीं किया। हमारे साथ जो 20-25 लोग जो एविडेंस थे, जिनके ऊपर मारपीट हुई थी, उन्होंने भी वहां पर देने का ये नहीं समझा। और हम वहीं पे पिंडौल के आजू बाजू में पीछे जो अंधेरा था, वहां पर लाइट्स भी नहीं थी, बट जिधर भी जा रहे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, वहां पर पुलिस रोक रही। और दूसरे साइड में जो ब्रिज के साइड में गुंडे वहां पर खड़े कर दिए थे, वहां पर एक बड़ी उन्होंने रस्सी बांध के रख दी थी कि कोई आ ना सके, जा सके। तो यानी आकाश लामा भी इसमें पूरा 100% में शामिल था, ये 100% बोल सकता हूं। और आकाश लामा जी ये बोल दे कि ये बात झूठ है, क्योंकि आकाश लामा जी ने खुद हमें पीछे जाने को कहा था। तो आकाश लामा का काम ये था पहला, सबसे पहले कि वो एफआईआर, हमारे लोग जो एविडेंस थे उनको लेके वहां पर जो पुलिस प्रशासन थी उनके साथ एफआईआर करना का था, ना कि हमें पीछे जाने को कहने का था। जबकि एक नेतृत्वकर्ता का कर्तव्य बनता है कि उसको कहना चाहिए था कि विनाचार्य जी, आप और हमें अब यहाँ पर मरने और मिटने पे भी पड़ेगा, क्योंकि अब हमें आंदोलन नहीं, ये सरकार चाह रही है आंदोलन खत्म करना। लेकिन ये कह रहे हैं कि पीछे भाग जाओ ताकि विनाचार्य हटते ही आंदोलन खत्म हो जाए और कमजोर हो जाए, है ना। हमने किसान आंदोलन में देखा, किसान आंदोलन पूरी सरकार ने फोर्स लगा दिया, लाठी डंडे ले ली, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। रोने लगा लेकिन आंदोलन नहीं खत्म हुआ। और ये तो अपने कार्यकर्ताओं को हटा रहे हैं। तो क्लोज करें। इसमें मैं आखिरी बात यही बोलूंगा कि इसमें यही था कि आकाश लामा ने उस वक्त एफआईआर की होती तो ये नहीं हुआ। बट भंते विनाचार्य जाने के बाद, जिस भंते विनाचार्य ने किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाया, पूरे वीडियो फुटेज अवेलेबल है वहां पर, जिसमें सिर्फ बात कर रहे, 2 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी एफआईआर वहां पर हो गई कि भंते विनाचार्य को जेल में जाना पड़ा 2 बजे। अगर किसी आदमी का दांत टूटा है, कुछ टूटा है, तो मेडिकल करवाता, हॉस्पिटल में जाता था। ये आकाश लामा, वहां का शॉपकीपर, ये दोनों की, और पुलिस प्रशासन, बिहार पुलिस, ये तीनों की मिली हुई साजिश है। और इसका मेन जो है, जो किरण रिजिजू से मीटिंग हुई, जहां पर आकाश लामा, सुलेखा कुंभारे और किरण रिजिजू से जो मीटिंग हुई है, ये वहां से जो एडजस्टमेंट हुआ है, इसी का पूरा असर है कि आज भंते विनाचार्य जेल के अंदर है। हाँ सर, जैसे कि भंते विनाचार्य पे एफआईआर हुआ, उन लोगों ने भंते जी पे भी केस किए, इधर से भी किए, और आंदोलनकारी भी केस किए, भंते ने केस किया। और उसके बाद लेकिन आकाश लामा जेल जाने के बाद अपने लोग पीटे गए, इनके तरफ से एक भी केस नहीं गया, वहां पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसका क्या दर्शाता है?
तो वही तो आज नागपुर के लोग वहां से यहाँ भेज रहे हैं वहां पर, क्योंकि बिहार में जो शासन प्रशासन में जो एडजस्टमेंट है वहां से हम नहीं कर सकते। यहाँ से हमने नागपुर में से आंदोलन, वहां से बिहार से नागपुर के आने के बाद बंटी विनाचार्य के जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो गलत तरीके से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर चीज के रहे। आज आकाश लामा ने कोई एक बात उठाई कि गलत उनको अरेस्ट किया गया, आरोप लग रहा है सर, अभी भी आरोप पे आरोप लग रहा है। उनको बीटीएमसी हटाने के बीटी एक्ट हटाने के महाबोधि महाविहार आंदोलन को करने के अलावा, बीटी एक्ट हटाने के अलावा वो तो सिर्फ विनाचार्य को हटा रहे हैं। अभी जेल चले गए, क्या फांसी लगवाएंगे क्या? अभी भी वो विरोधी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इतना घोटाला किया, यहाँ पर ये किया, वहां पर वो किया, और आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे आकाश लामा को सीधी सी बात है, पैसा जनता ने दिया है, महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। महाराष्ट्र की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी को भी आके पैसा दे रहा। आज बंटी विनाचार्य काम करेगा ऐसा लग रहा था, उनके ऊपर विश्वास था, इसीलिए लोगों ने विश्वास करके उनको पैसा दिया है। जनता की बात थी, जनता ने पैसा दिया, जनता ने चंदा दिया, जनता ने एफआईआर करना चाहिए ना, जनता के एफआईआर जनता ने एफआईआर करना चाहिए। वहां पर सुनील सारीपुत्रे का कहां पर ये नाम आता है? जब सुशील पाल वहां पर एफआईआर करता है तो सुनील सारीपुत्रे का कहा नाम जरूरत होती है कि वहां पर एफआईआर में उसका नाम आया? नहीं, जनता की चंदा था तो जनता के बीच में आपको बताना चाहिए था। आपने तो पुलिस केस में बता दिया, घर की लड़ाई थी, घर में समझ जाते। तो सबसे पहले पुलिस लाने का काम किसने किया इसमें? ये आंदोलन में सबसे पहले इतना बड़ा ये हुआ, पुलिस की एंट्री किसने की? लामा ने की, सुशील पाल ने की, बंटे प्रज्ञाशील ने की। नहीं तो वहां पर पुलिस को बल की आंदोलन, क्योंकि इनकी पहले ही मीटिंग हो गई थी ना, इनकी किरण रिजिजू से जो मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी डील हो चुकी थी। डील होने के बाद तुम क्या करोगे? तुम्हें तो सब एडजस्टमेंट ही करना है ना, आप एडजस्टमेंट के हिसाब से ही चलोगे। आंदोलन 12 तारीख का विफल करना है, एफआईआर करवाना है, कैसे फंसाना है, क्या करना है। अब ये आंदोलन लोगों ने अपने हाथ में लिया था, आकाश लामा के हाथ में नहीं था। आकाश लामा चाहे तो सस्पेंड, अगर आकाश लामा ने वहां पर सस्पेंड कर दिया तो वहां पर बात खत्म होनी चाहिए थी। बट ये लोगों ने आंदोलन लिया था हाथ में। 9 तारीख को विनाचार्य वहां पर बोलते कि आंदोलन आज सस्पेंड नहीं होगा। लोगों की 10 तारीख की 11 तारीख की बसेस की बुकिंग थी, वो लोग वहां पर जाने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे। तो मतलब ये आंदोलन आकाश लामा अभी भी नहीं चला रहे हैं, अब जनता चला। अभी भी आकाश लामा ये आंदोलन नहीं चला रहे। जो आकाश लामा कभी बोल रहा था कि मैं आंदोलन में इधर उधर विजिट नहीं करूंगा, आज उन्होंने वहां पर तो सभा में हमारे सामने की बात है, जब 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी वो बोल रही थी कि मेरे को पटना में कार्यक्रम है 1 तारीख का। 1 तारीख का मौर्य समाज के साथ मेरा 1 तारीख का पटना का कार्यक्रम है, फिर आज नागपुर के बैजन बाग में 1 तारीख का कार्यक्रम कैसे लग गया? ये आकाश लामा से सवाल पूछना चाहिए आपको कि आपका तो मौर्य के साथ आपने 13 तारीख की मीटिंग में बोला था कि मैं 1 तारीख को पटना में कार्यक्रम करूंगा, तो फिर आज नागपुर के बैजन बाग में कार्यक्रम कहां से लगा? अच्छा, एक बात और सवाल आता है कि आकाश लामा शुरुआती दौर में आंदोलन के शौक नहीं आए, लेकिन अब जहां जहां विनाचार्य जी आए हैं तहां अब निकल रहे हैं। वो कितना भी कुछ लोग जनता समझती है, जनता इतना मूर्ख नहीं है। आज बैजन बाग में भी आएंगी जनता, जिनको आना है जो भी है, क्योंकि कुछ लोगों के वहां पर अभी ये चंदे का खेल चालू हुआ है ना, चंदे का खेल शुरू हुआ। अभी भी मैंने व्हाट्सएप पे नागपुर के ग्रुप में कुछ देखा है कि 2-3-4 लाख लोगों से, यानी आंदोलन खत्म होने के बाद भी, यानी लोगों ने अभी जब विनाचार्य जेल में गए तो आंदोलन देना बंद कर दिया, तो इन्होंने धन उगाही चालू कर दी है। लोगों से चंदा किसी से 5,000 2,000, और आज हमारे पास रिकॉर्ड्स भी है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भी चल रहा है कि 2 लाख रुपए हम तो ऐसा तो 1 वीआर से ले रहे हैं, तो नागपुर में तो ऐसे 200-300 वीआर है। तो ये धन उगाही का काम आकाश लामा और ये अभी चलाना शुरू गए। बीटी एक्ट 1949 रद्द करना इनका कोई भी ये नहीं है। आकाश लामा का एक था उनका वाला जो था, बट कुछ ना कुछ सेटलमेंट होने के बाद, कि धन पैसा दिखने के बाद और प्रशासन से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद इनका मन बदल चुका है। ये सिर्फ आंदोलन चल रहा है दिखाना, क्योंकि बंद भी नहीं कर सकते, मेंबर बनना चाहते हैं। बीटीएमसी मेंबर ही नहीं है आज की डेट में।
गोगोई जी एक जजमेंट देते हैं। क्या जजमेंट देते हैं? राम मंदिर एक सपने में आ गया तो राम मंदिर का जजमेंट देते हैं, उसके बाद राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं। अब उनको क्या मिला है? राष्ट्रपति का मिला है, सांसद का मिला है, राज्यसभा के कुछ मिला है, वो उनको पता है। बीटीएमसी क्या है? बीजेपी सरकार है, कुछ भी दे सकती है इनको।